वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 साइंस का 8th चैप्टर और इस चैप्टर की 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम प्योर सब्सटेंसेस की बात कर रहे थे और प्योर सब्सटेंसेस 2 तरीके के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, वन इज एलिमेंट्स, द अदर वन इज कंपाउंड्स। तो चलो पहले एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं। 8.3.1 Elements. The two substances, hydrogen and oxygen, formed in activity 8.3 are pure substances and are termed as elements. Activity 8.3 के अंदर हमने वाटर को ब्रेक किया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये ऊपर रिएक्शन आपको दी हुई है कि वाटर था, हमने ब्रेक करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसको बना दिया। तो ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, ये प्योर सब्सटेंसेस है। वैसे तो वाटर भी प्योर सब्सटेंस है, लेकिन कौन वाला प्योर सब्सटेंस है वो आगे हम देखेंगे। ये बेसिकली कंपाउंड है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों प्योर सब्सटेंस है जिसको हम एलिमेंट्स कहते हैं। ईच एलिमेंट इज मेड अप ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। अब हर जो एलिमेंट है ना वो बना होता है आइडेंटिकल पार्टिकल से, एक जैसे पार्टिकल से मिलके, जिनको हम एटम्स कहते हैं। यानी एलिमेंट्स के अंदर एक ही जैसे एटम्स आपको देखने को मिलेंगे। दीज पार्टिकल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर एलिमेंट। अब किसी भी एलिमेंट के जो पार्टिकल्स है ना वो दूसरे एलिमेंट के पार्टिकल से अलग होते हैं। जैसे हमने हाइड्रोजन ले लिया तो हाइड्रोजन की जो पार्टिकल है और ऑक्सीजन ये दूसरा एलिमेंट है, ऑक्सीजन के जो पार्टिकल है ये दोनों डिफरेंट है। एलिमेंट्स आर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अब एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते सिंपल सब्सटेंस के अंदर। देखो वाटर भी हमारा प्योर सब्सटेंस है, लेकिन वाटर को हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में ब्रेक कर लिया, 2 अलग अलग एलिमेंट्स के फॉर्म में ब्रेक कर लिया। लेकिन जो एलिमेंट्स हैं उनको फर्दर सिंपल नहीं कर सकते। जैसे आप हाइड्रोजन को ब्रेक करके चाहो कि कुछ और मिल जाए हमको, तो नहीं मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन किसी और चीज से मिलकर बना ही नहीं है। हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन के ही एटम है, हाइड्रोजन के ही पार्टिकल है, तो अलग होके बनेगा भी क्या। लेकिन वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना था, इसीलिए वाटर को हम ब्रेक कर पाए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। लेकिन जो एलिमेंट्स होते हैं वो किसी चीज से मिलके नहीं बने होते, इसीलिए उनको फर्दर हम ब्रेक नहीं कर सकते। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर। सारे ही मैटर का ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। मतलब एक एलिमेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में मिलकर कोई सब्सटेंस बनाएंगे। जैसे लोहे का एक पीस है, उसके अंदर बहुत ढेर सारे आयरन के पार्टिकल्स होंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि कई सारे एलिमेंट्स के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में मिलकर कुछ बना ले, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पार्टिकल मिलकर वाटर बना लिए। तो इसीलिए इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है। किसी भी चीज को बनाना है, कोई भी मैटर जो बना होगा वो एलिमेंट से ही मिलकर बना होगा, चाहे एक ही तरीके का एलिमेंट हो, जैसा कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, कॉपर के अंदर सारे के सारे कॉपर के ही पार्टिकल्स हैं। या फिर एक से ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, जैसे वाटर का है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पार्टिकल्स हैं, तब जाके वाटर जो हमारा मैटर है वो बन पाया है। सम अदर एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट्स आर गोल्ड, सिल्वर, सल्फर, कार्बन एक्सेट्रा। अ स्टेप फर्दर, द एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब बहुत सारे एलिमेंट के जो एटम्स है ना वो इंडिपेंडेंटली यानी अलग अलग एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जैसे कंटेनर के अंदर मान लो हमने हाइड्रोजन को फिल कर दिया, तो हाइड्रोजन के जो एटम्स है ना वो अलग अलग अपना ऐसे बिखरे नहीं रहेंगे। तो फिर क्या होगा, 2 or more such atoms combine and form a stable particle of that element called a molecule। उस केस में होगा ये कि जब अलग अलग एग्जिस्ट नहीं कर सकते तो 2 या 2 से ज्यादा एटम्स का एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। वो जो कॉम्बिनेशन है वो एक स्टेबल पार्टिकल हो जाता है। अब ये स्टेबिलिटी के बारे में आप अच्छे से तब समझोगे जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ोगे, जो कि हायर क्लासेस में आएगा, थोड़ा डिटेल टॉपिक है, तो अभी उतना डेप्थ में हम नहीं जाते। ऐसे समझ लो कि अकेले उसको एग्जिस्ट करने में दिक्कत है, अकेले वो एग्जिस्ट नहीं कर पाता अपने इंटरनल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम की वजह से। तो वो चाहता है कि 2 या 2 से ज्यादा का ग्रुप बना ले एटम का और आपस में हम लोग जुड़े रहें। फॉर एग्जाम्पल 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। जैसे 2 हाइड्रोजन की जो एटम है वो कंबाइन करके एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास मान लो ये एक कंटेनर है, इसके अंदर हमने हाइड्रोजन को फिल कर दिया, तो हाइड्रोजन की जो एटम्स है ना वो ऐसे अलग अलग एग्जिस्ट नहीं करेंगे कि अपना अलग अलग है और आपस में टहल रहे इधर उधर, बल्कि स्टेबल रहने के लिए ये 2-2 का पेयर बना लेंगे। जैसे मान लो 10 एटम्स इस कंटेनर के अंदर हैं, तो 2 एटम एक साथ आ गए, एक फोर्स की वजह से एक दूसरे से करीब रहते हैं, जिसको हम बॉन्ड कहते हैं। यानी 2 हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बन गई, एक रिश्ता बन गया, एक फोर्स लग रही है जो इन दोनों को दूर नहीं होने देगी। एक जहां जाएगा दूसरा भी वहीं जाएगा, यानी ये साथ में ही इधर उधर मूव करेंगे। इसी तरह से एक पेयर ये हो गया, ये एक पेयर हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो 10 एटम्स थे इस कंटेनर के अंदर, 2-2 का इन्होंने पेयर बना लिया ताकि ये स्टेबल रह सके। तो ये जो 2 का ग्रुप बन रहा है इसको हम क्या कहेंगे कि ये जो है मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का ये मॉलिक्यूल है। तो
तो जो भी एटम आपस में कंबाइन करके आपस में जुड़ के एक यूनिट बन जाते हैं कि अब जहां एक जाएगा वहां दूसरा भी जाएगा, या जितने भी एटम्स उस ग्रुप के अंदर हैं वो सारे एक साथ हो गए, तो सिंगल ग्रुप को हम उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूल कहते हैं। यानी दो हाइड्रोजन का जो एटम है वो मिलके एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाएगा। तो 7th चैप्टर से जो हम पार्टिकल्स पढ़ते हुए आ रहे हैं, उस पार्टिकल को आप बेसिकली क्लासिफाई कर सकते हो कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक तो एटम्स हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो जैसे हमने एक पार्टिकल किसी चीज़ का ड्रॉ किया, जैसे हाइड्रोजन का ही हम ड्रॉ कर देते हैं, अंदर इसका सिंबल बना देते हैं H फॉर हाइड्रोजन। तो जैसे ये हाइड्रोजन का एक पार्टिकल है, तो एक है तो इसको हम एटम कहेंगे। यही हाइड्रोजन के जो पार्टिकल हैं वो दो ठो आके आपस में ज्वाइन कर जाएंगे कुछ इस तरह से, तो हम कहेंगे ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, क्योंकि मॉलिक्यूल दो या दो से ज़्यादा एटम्स के मिलने से बनता है। तो जहां पर भी अब ये पार्टिकल वर्ड आए या पहले आ चुका है, तो अब वहां आप उसके लिए सोच सकते हो कि ये जो पार्टिकल है वो एटम्स हो सकते हैं, यानी सिंगल सिंगल हो सकते हैं, या ग्रुप बनाकर हो सकते हैं, जैसा कि मॉलिक्यूल्स हो गया। मॉलिक्यूल्स भी पार्टिकल्स हैं, इसको दो अलग अलग पार्टिकल आप कंसीडर नहीं करोगे, आप कहोगे ये हाइड्रोजन का एक पार्टिकल है जो कि मॉलिक्यूल के फॉर्म में है। इसी तरीके से पार्टिकल्स आयंस भी होते हैं। तो आयंस के बारे में जब बात की जाएगी तो वहां एक्सप्लेन कर लेंगे। अभी ये दो ध्यान रखो कि जो पार्टिकल्स है वो एटम्स हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। कुछ एलिमेंट्स के जो एटम है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, अलग अलग एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो उस केस में वो दो या दो ज़्यादा एटम मिलकर आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं। उसी ग्रुप को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल भी एक तरह का पार्टिकल ही है। सिमिलरली टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरीके से ऑक्सीजन का जो एटम है वो अलग अलग अपना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, दो दो का ग्रुप बना लेगा। जितने भी ऑक्सीजन के एटम है वो दो दो के पेयर में हो जाएंगे। दो दो का पेयर मतलब मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ आपको फिगर 8.10 दिया है, डिपिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ। ए है हाइड्रोजन, ए वाले में आपको हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल दिए हुए हैं। देखो दो दो के ग्रुप में ये एटम्स मिले हुए हैं, तो हर एक जो मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ ये मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के। इसी तरह से बी वाला ऑक्सीजन है, यहाँ भी देख सकते हो दो दो के पेयर में है ये। तो सिंगल अगर बात करें तो एटम है, लेकिन दो आपस में जुड़ गए तो वो मॉलिक्यूल बन गए। अब एलिमेंट्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि जो गोल्ड, सिल्वर, मैग्नीशियम, आयरन, एल्युमिनियम, ये सारे क्या है, मेटल्स हैं। वहीं जो कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं। बेसिकली कुछ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसी एलिमेंट के अंदर हमको देखने को मिलती है, तो हम कहेंगे ये मेटल है, इसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टीज़ हैं। और अगर वो सेट ऑफ प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट के अंदर देखने को नहीं मिलती तो हम कहेंगे कि वो नॉन मेटल है। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, तो बहुत डिटेल में यहाँ नहीं जाएंगे। कुछ मेटल और नॉन मेटल के एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं। Isn't it interesting to know that some elements like silicon, boron have intermediate properties between those of metals and non-metals? अब क्या ये चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं है कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जैसे सिलिकॉन हो गया, बोरॉन हो गया, ये दोनों नाम याद रखना, जिनकी प्रॉपर्टी इंटरमीडिएट होती है। यानी पूरी वो मेटल वाली प्रॉपर्टी नहीं होती, पूरी की पूरी नॉन मेटल वाली प्रॉपर्टी नहीं होती, बल्कि इन दोनों के बीच में कुछ प्रॉपर्टी होती है। यानी कुछ प्रॉपर्टी आपको मेटल वाली देखने को मिलेगी, कुछ नॉन मेटल वाली देखने को मिलेगी। दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स अबाउट विच यू विल लर्न इन हायर ग्रेड्स। तो इनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं, जिसके बारे में आप हायर ग्रेड्स में पढ़ोगे। तो अभी जस्ट इतना याद रखना कि सिलिकॉन और बोरॉन, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो मेटल और नॉन मेटल के इंटरमीडिएट होती है, मतलब इसके बीच में ही लाई करती है। अ स्टेप फर्दर, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट इज 118 एंड मोस्ट ऑफ देम एग्जिस्ट इन अ सॉलिड स्टेट। देखो एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, अभी तक जितने एलिमेंट के बारे में हम जानते हैं उनका नंबर है 118, जिसमें ज़्यादातर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ जो पॉइंट है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि अभी तक कितने एलिमेंट्स के बारे में हम जानते हैं, 118। ज़्यादातर कैसे हैं, सॉलिड हैं। 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं गैसियस स्टेट के अंदर, रूम टेम्परेचर पे, जिसमें सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल्स हैं। जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, हीलियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये भी एलिमेंट्स हैं। लेकिन ये कैसे होते हैं, आप जानते हो गैस होते हैं ये। तो 11 एलिमेंट्स गैसियस स्टेट में होते हैं और सारे के सारे वो नॉन मेटल होते हैं। ओनली 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सिर्फ 2 ही एलिमेंट ऐसे हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होते हैं। एक तो मरकरी हो गया जो आपके थर्मोमीटर्स के अंदर यूज किया जाता है, और ये जो मरकरी है ना वो मेटल है। और दूसरा एलिमेंट जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे वो है ब्रोमीन, ये एक नॉन मेटल है। ऑल्दो गैलियम एंड सीजियम आर सॉलिड एलिमेंट्स, दे बिकम लिक्विड एट अ टेम्परेचर अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस विच इज 303 केल्विन एंड टर्न इनटू लिक्विड। अब वैसे तो जो गैलियम और सीजियम है ये सॉलिड एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये लिक्विड बन जाते हैं 30 डिग्री टेम्परेचर पे, मतलब इसको हम सॉलिड एलिमेंट ही कंसीडर करते हैं।
लेकिन इनको लिक्विड में बदलने के लिए कोई हीट करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी रूम का ही टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है, यानी 30 डिग्री क्रॉस कर जाता है, या बाहर लेके निकल गए, बाहर का टेम्परेचर धूप में गर्मी के दिन में, तो वहां पर टेम्परेचर 40 डिग्री के अराउंड पहुंच जाता है, तो उस केस में मेल्ट कर जाएंगे, लिक्विड बन जाएंगे। क्योंकि जो रूम टेम्परेचर को हम डिफाइन करते हैं उसकी रेंज अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस होती है। अब जरूरी नहीं कि आपका रूम का टेम्परेचर यही हो, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो उसका टेम्परेचर हाई हो सकता है, बहुत सर्दी पड़ गई तो रूम का टेम्परेचर कम हो सकता है, किस जगह पर हो, वहाँ का क्लाइमेट कैसे, उस पर डिपेंड करता है। तो एक एवरेज मान लिया गया कि भैया ये टेम्परेचर के बीच में जो भी एलिमेंट्स सॉलिड स्टेट में होंगे उनको हम कहेंगे कि वो सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे। अब आपका रूम टेम्परेचर कम हो गया, ज़्यादा हो गया, उससे हमारा मतलब नहीं है, उसके हिसाब से डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉइंट्स में चीज़ें दी है ये याद रख लेना, शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आ सकता है या एमसीक्यू में आ सकता है। अ स्टेप फर्दर, चलिए कदम आगे बढ़ते हैं। मोर देन 45 डिफरेंट एलिमेंट्स लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, सिलिकॉन, कोबाल्ट, lithium, gold, silver, etc. are used in manufacturing a mobile phone, including its screen, battery and other components. अब जो मोबाइल आप यूज करते हो ना, उसको बनाने में 45 डिफरेंट एलिमेंट्स का यूज होता है। अलग अलग काम के लिए अलग अलग एलिमेंट्स का हम यूज कर लेते हैं, तो उनके कुछ नाम आपको यहां पर दिए हैं। अब जो दूसरे तरीके का प्योर सब्सटेंस है उसको हम कहते हैं कंपाउंड्स। चलिए इसके बारे में जानते हैं। ये भी प्योर सब्सटेंस है, ये मिक्सचर नहीं है। ध्यान रखना, जो हमारा मैटर है उसको हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। यहां मैं आपको लिख के ही दिखा देता हूं तो ज्यादा सही रहेगा कि जो हमारा मैटर है ना उसको हम क्लासीफाई करते हैं एज अ मिक्सचर और दूसरा प्योर सब्सटेंसेस। अब मिक्सचर के दो टाइप हमने देख लिए कि मिक्सचर ऐसा हो सकता है कि वो यूनिफॉर्म हो, जहां पर मिक्सचर के कंपोनेंट को अलग अलग हम देख नहीं सकते, जो कंपोनेंट है वो बराबर से मिक्स हो जाते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, कहीं पर कम ज़्यादा नहीं होता। वहीं दूसरा मिक्सचर ऐसा होता है जो कि नॉन यूनिफॉर्म होता है, यहां पर हम जनरली जो कंपोनेंट है उसको अलग अलग देख पाते हैं और ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, बराबर से चीज़ें मिक्स नहीं होती, कहीं पर कम ज़्यादा हो जाता है। अब प्योर सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं जहां पर हमने एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया कि यहां पर एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर कोई सब्सटेंस बना होता है। जैसे हमने हाइड्रोजन ले लिया तो हाइड्रोजन एलिमेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन बना है सिर्फ हाइड्रोजन के ही एटम से मिलके, उसके अंदर फर्दर और कोई एटम्स नहीं है, दूसरे तरीके के एलिमेंट के एटम नहीं है। इसी तरह ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ही एटम से मिलकर बना है और कोई एटम इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। अब दूसरे तरीके का प्योर सब्सटेंस है कंपाउंड्स, जो कि हम यहां पढ़ने वाले हैं। अब यहां पर आप देखोगे कि 2 और मोर डिफरेंट एटम्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स। यहां पर अलग अलग एलिमेंट के जो एटम है वो आपस में कंबाइन करके एक नए तरीके का पार्टिकल बनाएंगे। वाई कैन नॉट बी सेपरेट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर बाय फिजिकल मीन्स। अब क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कि वाटर के अंदर प्रेजेंट है उसको फिजिकल मीन्स के थ्रू हम सेपरेट क्यों नहीं कर पा रहे कि चलो फिल्टर कर दें, उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाए, या फिर उसको हीट कर दें, जैसे इवेपरेशन और कंडेंसेशन के थ्रू हम सॉल्ट और वाटर को सेपरेट करते हैं। तो फिजिकल मेथड के थ्रू हम सेपरेट नहीं कर पा रहे, तो ऐसा क्यों? तो उसका रीजन ये है, इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आर सो टाइटली अटैच टू ईच अदर दैट इट इज जनरली इम्पॉसिबल टू सेपरेट देयर अपार्ट यूजिंग फिजिकल मेथड्स। वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो पार्टिकल है वो इतने टाइटली एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, अटैच्ड रहते हैं, कि लगभग नामुमकिन होता है कि उनको फिजिकल मेथड से हम सेपरेट कर सके। हमको उसके लिए केमिकल रिएक्शन करानी पड़ेगी। दैट इज वाई वाटर इज अ कंपाउंड, इसीलिए वाटर कंपाउंड है। कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स रेशियो टू फॉर्म समथिंग इंटायरली न्यू। अब कंपाउंड तब फॉर्म होता है जब अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन करते हैं एक फिक्स रेशियो के अंदर। मतलब वाटर बनाने के लिए ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन चाहे जितना ले लो, उसका एक प्रॉपर रेशियो है कि इतना हाइड्रोजन लेना पड़ेगा और उसी के रिस्पेक्ट में इतना ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। उस रेशियो को मेंटेन रखना पड़ेगा, उस रेशियो के अंदर ही ये कंबाइन करते हैं और इनका कॉम्बिनेशन पार्टिकल लेवल पे होता है, एटॉमिक लेवल पे होता है। ऐसा नहीं कि जस्ट मिक्सचर है, बल्कि उनके एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, फिक्स रेशियो के अंदर होते हैं और इसकी वजह से होता है एक बिल्कुल नई चीज बनती है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर जो वाटर बना है वो वाटर बिल्कुल अलग चीज है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ये मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन देखो बर्न कर जाता है, ऑक्सीजन बर्निंग को सपोर्ट करता है, लेकिन जो वाटर है वो फायर को एक्सटिंग्विश करता है, आग बुझाने में काम आता है। तो प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है, बिल्कुल नई चीज बन गई है। यही चीज देखो यहां दिया भी है साइड में। ओ दिस इज रियली फैसिनेटिंग, हाइड्रोजन इज अ फ्यूल। हाइड्रोजन एक तरह का फ्यूल है, बर्न करता है, ऑक्सीजन सपोर्ट करता है कंबशन को, वही जो वाटर है वो एक्सटिंग्विश करता है फायर को। तो बिल्कुल अलग चीज बनी कि नहीं बनी? द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एलिमेंट फॉर्मिंग द कंपाउंड। जो कंपाउंड बना उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल अलग होती है उन एलिमेंट से जिससे मिलके ये कंपाउंड बना है। ये जस्ट मिक्सचर नहीं है,
मिक्सचर के अंदर जो भी मिक्सचर के कंपोनेंट रहते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी रिटेन रखते हैं। जैसे आपने नींबू पानी बनाया तो पानी का जो लिक्विड फॉर्म है वो आपको देखने को मिलेगा, लेमन का जो खट्टापन है, शुगर का जो मीठापन है, वो सब उसके अंदर आपको फील होगा। जब ड्रिंक करोगे तो आपको वो टेस्ट फील होगा। तो कुछ नया नहीं बना। लेकिन जब कंपाउंड बनता है तो बिल्कुल ही प्रॉपर्टी अलग हो जाती है, कुछ बिल्कुल अलग ही बन जाता है कि उस चीज को देख के आप आइडिया नहीं लगा सकते कि ये चीज किससे मिलके बना है। द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई एनी फिजिकल मेथड। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है कंपाउंड के, यानी कंपाउंड जिन एलिमेंट से मिलके बना है, उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मेथड के थ्रू। फ्रॉम एक्टिविटी 8.3 वी फाइंड दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर मेड ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स। अब एक्टिविटी 8.3 में हमने देखा कि वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो 2 अलग अलग एलिमेंट से मिलके बने हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कंबाइंड केमिकली इन अ फिक्स रेशियो। अब ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, वो केमिकली जुड़े होते हैं, यानी इनके जो एटम हैं वो आपस में पेयर बना बना के, ग्रुप बना बना के आपस में जुड़े होते हैं। और ये एक फिक्स रेशियो में होता है कि भैया कितना हाइड्रोजन और कितना ऑक्सीजन ये आपस में मिलेंगे। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इन वाटर हैज बीन फाउंड टू बी 2:1। अब जो रेशियो है नंबर ऑफ एटम का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो कि वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो 2:1 का रेशियो होता है। यानी अगर किसी कंटेनर के अंदर मान लो 100 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, तो 50 एटम होंगे ऑक्सीजन के। यानी वाटर के अंदर जितने ऑक्सीजन के एटम होंगे उसका डबल हाइड्रोजन का एटम होगा। तो यही है 2:1 का रेशियो। ध्यान रखना कौन ज्यादा कौन कम, वरना याद रख लेते हैं 2:1 है, लेकिन 2 किसका डबल कौन है? हाइड्रोजन डबल है, ऑक्सीजन उसका हाफ है। तो हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशियो है 2:1। तो हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशियो है 2:1। अब जो एक्टिविटी हमने की थी उसमें आपने देखा था कि लेफ्ट साइड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ था और राइट साइड हाइड्रोजन गैस बनी थी। तो यहां से देख सकते हो कि ऑक्सीजन गैस का जो अमाउंट है वो कम है, हाइड्रोजन गैस ज्यादा है, और इसका रेशियो क्या होता है? 2:1 होता है। अब आप कहोगे सर लेकिन देखने से 2:1 तो लग नहीं रहा है, 1:3 लग रहा है हमको। तो ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन कंपेयर करो तो ऑक्सीजन का डबल हाइड्रोजन नहीं लग रही है, डबल से ज्यादा लग रही है, बल्कि ट्रिपल लग रही है। तो उसका रीजन ये है ना कि देखो जो अपना सेटअप है वो बेसिक वाला सेटअप था, बहुत धीरे धीरे वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा था और ऑक्सीजन बन रही थी। और जैसा कि आप जानते होंगे कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व भी रहती है, फिश वगैरह जो यूज करती हैं। तो प्रोसेस स्लो होने की वजह से जो ऑक्सीजन बन रही थी उसमें से कुछ डिजोल्व भी हो जा रही थी। तो इसलिए हमको बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिला। उसके लिए बहुत स्टैंडर्ड वाली लेबोरेटरी चाहिए, लेकिन हमको तो बेसिक आइडिया लेना था और वो आपको मिल गया होगा। ठीक है, यहाँ देखो आपको ये फिगर भी दी हुई है 8.11 डिपिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। वाटर का मॉलिक्यूल कैसे देखने को मिलेगा आपको? अब वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, लेकिन ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एटम्स है वो अपना ऐसे ही घूम रहे टहल रहे, बल्कि ग्रुप बना लेते हैं। एक ऑक्सीजन का एटम 2 हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ के एक पूरा ग्रुप बना लेता है। तो रेड वाला जो बड़ा वाला आपको देखने को मिल रहा है वो ऑक्सीजन का एटम है, और जो छोटे से व्हाइट वाले एटम है वो हाइड्रोजन के एटम है। और देख सकते हो आप एक ऑक्सीजन के एटम के साथ 2 हाइड्रोजन का एटम जुड़ा हुआ है। तो ये वाटर के पार्टिकल्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूल भी पार्टिकल होते हैं। अगर हम पार्टिकल कह रहे हैं तो वो पार्टिकल एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जैसा कि हीलियम हो गया, उसके जो एटम है वो अलग अलग एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो जैसे किसी कंटेनर के अंदर हमने हीलियम ले लिया तो उसके एक एक एटम अलग अलग रहेंगे, तो वहां पर जो पार्टिकल है वो एटम हो गए। लेकिन हाइड्रोजन गैस की बात कर लें, ऑक्सीजन गैस की बात कर लें, तो वहां पर पेयर्स में रहते हैं। या वाटर की बात कर लें तो वाटर एक कंपाउंड है, इसके अंदर 2 अलग अलग तरीके के एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो मिले होते हैं, इसीलिए इसको कंपाउंड कह रहे हैं। तो अगर हम वाटर के पार्टिकल्स कह रहे हैं तो इसका मतलब हम वाटर के मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, और वो जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो 2 अलग अलग एलिमेंट के एटम से मिल के बना है। तो एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस आप समझ पा रहे होंगे कि एलिमेंट के अंदर जो एटम्स होते हैं वो एक ही जैसे होते हैं। हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन का ही एटम होगा, ऑक्सीजन के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन का ही एटम होगा। लेकिन जब हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों तरीके के एटम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो आपस में जुड़ के एक यूनिट बन जाते हैं, इसीलिए उसको हम मिक्सचर नहीं कहते। खैर ये जो मिक्सचर, एलिमेंट और कंपाउंड, इसको अच्छे से मैं आगे डिफरेंशिएट कर दूंगा। अभी के लिए एक बेसिक सा आइडिया आपको मिल गया होगा। आर कॉमन सॉल्ट एंड शुगर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स? क्या कॉमन सॉल्ट और जो शुगर है वो एलिमेंट है या कंपाउंड है? चलिए पता लगाते हैं। सोडियम अ सॉफ्ट मेटल एंड क्लोरीन अ हैजर्डस गैस कंबाइंड टू फॉर्म अ हार्मलेस yet टेस्ट इनहैंसिंग सब्सटेंस दैट इज एसेंशियल फॉर आवर लाइव्स। अब जो सोडियम है ना वो एक सॉफ्ट सा मेटल है, इसको नाइफ से आप कट करना चाहोगे तो कट हो जाएगा। वहीं क्लोरीन की बात कर लें तो एक हैजार्डस गैस है, जहरीली गैस है। अब जब सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कहते हैं कॉमन सॉल्ट। घरों के अंदर जो हम नमक यूज करते हैं ना
वो क्या होता है, उसका साइंटिफिक नेम होता है सोडियम क्लोराइड। वो सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना होता है, लेकिन वो जस्ट मिक्सचर नहीं होता। सोडियम और क्लोरीन की जो एटम्स हैं वो केमिकली एक दूसरे से जुड़ते हैं, यानी एक तरह का कंपाउंड है। इसीलिए उनकी जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल अलग हो जाती है। वही सॉल्ट जो है उसको तो हम खाते हैं, वो हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल है। अगर खाने में नमक नहीं होगा तो खाना खाया नहीं जाएगा। लेकिन जो सॉल्ट है जिसको हम कहते हैं NaCl, यानी सोडियम और क्लोरीन, इससे मिलके बना होता है। तो सोडियम और क्लोरीन की अगर अलग अलग प्रॉपर्टी देखें तो सोडियम सॉफ्ट मेटल है। और एक और बात, अगर सोडियम को पानी के अंदर डालोगे ना तो एक धमाका सा हो जाएगा। लेकिन यही सोडियम जब क्लोरीन के साथ मिल जाता है तो जो चीज बनती है उसको तो हम खाते हैं, वरना हमारे पेट में ही धमाका हो जाए। क्लोरीन की बात करें तो जहरीली गैस है, जान जा सकती है उसकी वजह से। लेकिन जब ये सोडियम के साथ मिल जाती है क्लोरीन और सोडियम क्लोराइड बना देती है, जिसको हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं, तो फिर बढ़िया खा रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। तो देखा, बिल्कुल ही नई चीज बन गई। ये जस्ट मिक्सचर नहीं है। अगर मिक्सचर होता तो सोडियम और क्लोरीन अपनी अपनी प्रॉपर्टी लेके आते कि भैया अगर हमको खाओगे तो सोडियम कहेगा धमाका हो जाएगा, क्लोरीन कहेगा मर जाओगे। लेकिन इनके मिलने की वजह से जो बन रहा है उसके बिना तो हम रह ही नहीं पाएंगे, वो तो नमक है। तो इस तरीके से जो कंपाउंड है वो मिक्सचर से अलग होता है। मिक्सचर के अंदर उसके जो कंपोनेंट्स है वो अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन रखते हैं। कंपाउंड के अंदर प्रॉपर्टी कंप्लीटली चेंज हो जाती है, कुछ और ही बन जाता है। हाँ, तो सोडियम और क्लोरीन मिलके क्या बनते हैं, सब्सटेंस को हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, जो कि बना होता है पार्टिकल्स ऑफ सोडियम और क्लोरीन से मिलके। यहां पर जो रेशियो होता है वो 1:1 का होता है। तो कंपाउंड में एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मिक्सचर के लिए आप चाहे जितना मिला दो, जैसे आपको चाय बनानी है तो टी इज अ मिक्सचर। अब चाय बनाने में आप चाहे दूध कम डालो या ज्यादा डालो, कुछ लोग ज्यादा मीठी पीते हैं तो शुगर ज्यादा डाल दिए, कुछ लोग कम पीते हैं, कुछ लोग पीते ही नहीं तो शुगर डाले ही नहीं, लेकिन हर केस में चाय बन जाएगी। चाय बनाने में ऐसा नहीं होता कि भैया इतना ही चाय पत्ती लेनी है, इतना दूध लेना है, इतना चीनी लेनी, जरा से भी इधर उधर करोगे तो चाय नहीं बनेगी, कुछ और ही बन जाएगा। तो ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि वो मिक्सचर है, वहां कोई प्रॉपर रेशियो की जरूरत नहीं है। वो टेस्ट के लिए हम कहते हैं कि हाँ इतना इतना ले लो, अदरवाइज बन जाएगी चाय। अब घर में आपके चाय बने और या बाहर की चाय बने, उसमें जो चीज़ों का रेशियो है वो एक जैसा नहीं होता। इनफैक्ट आप एक बार जो चाय बनाओगे तो उसमें जो रेशियो है दोबारा भी वो रेशियो नहीं रहेगा, कुछ चीज़ें कम ज़्यादा हो जाएंगी। लेकिन जब कंपाउंड की बात करते हैं तो वहां प्रॉपर रेशियो चाहिए कि अगर आपको सोडियम क्लोराइड बनाना है तो सोडियम और क्लोरीन के जो पार्टिकल्स हैं, इसके जो एटम है, वो इक्वल अमाउंट में होने चाहिए। क्योंकि एक सोडियम का जो पार्टिकल है वो एक क्लोरीन के पार्टिकल के साथ मिलता है। बेसिकली सोडियम और क्लोरीन ये आयंस के फॉर्म में होते हैं, तो आयंस के बारे में जब पढ़ोगे तो वहां समझ में आएगा। इसीलिए पार्टिकल कह रहा है, ना कि एटम कह रहा है। तो एक सोडियम का पार्टिकल एक क्लोरीन के एटम के साथ आपस में जोड़ता है, तो यहां रेशियो 1:1 का होता है। अब मान लो आपको सोडियम क्लोराइड बनाना था, आपने सोडियम के 10 पार्टिकल्स ले लिए और क्लोरीन के 8 पार्टिकल्स ले लिए और केमिकल रिएक्शन करा के सोडियम क्लोराइड बनाया। तो जानते हो क्या होगा, 8 सोडियम और 8 क्लोरीन के जो एटम है ये तो आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि एक एक को जुड़ना है, और सोडियम क्लोराइड बना देंगे। लेकिन सोडियम के जो 2 एटम है एक्स्ट्रा वो बच जाएंगे, वो केमिकल रिएक्शन कराने पे भी जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा थे। सोडियम जुड़े किससे, क्लोरीन है ही नहीं। अब एडजस्ट थोड़ी ना करेगा कि भैया एक सोडियम क्लोराइड है, अरे हमको भी जोड़ लो, इस तरीके से हम कहाँ जाएं, वो एक्स्ट्रा ही रहेगा। इसीलिए जब हम केमिकल रिएक्शन कराते हो, कंपाउंड बनाते हैं, तो वहां पर जो चीजें आप ले रहे हो, जिसको मिलाकर वो कंपाउंड बनाना है, उसका प्रॉपर रेशियो मेंटेन करना पड़ता है कि भैया इतना ये ले रहे हैं तो दूसरा इतना लो, ताकि सारे जो पार्टिकल है वो आपस में कंबाइन हो जाए, अदरवाइज वो हिस्सा बच जाएगा। पता लगा सोडियम क्लोराइड आप बनाया, कुछ सोडियम के पार्टिकल जो कि एक्स्ट्रा थे वो बच गए, तो वो सोडियम अगर आपकी बॉडी में जाएगा तो नुकसान कर जाएगा, क्योंकि वो जो सोडियम है वो तो अपनी प्रॉपर्टी रखेगा ना, वो तो क्लोरीन के साथ जुड़ा ही नहीं। तो इसलिए प्रॉपर रेशियो मेंटेन रखा जाता है। वी लर्न दैट डिसॉल्व सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं, मे बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपरेशन। अच्छा, सोडियम क्लोराइड यानी जो हमारी कॉमन सॉल्ट है उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दे तो उसको हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं, यानी इवेपरेशन एंड कंडेंसेशन से सेपरेट कर सकते हैं। हीट कर दिया, वाटर इवेपरेट होकर उड़ जाएगा, ऊपर से कंडेंस करके अलग कर लिया, नीचे सॉल्ट रह जाएगी। इज इट पॉसिबल टू सेपरेट सोडियम क्लोराइड इनटू इट्स एलिमेंट बाय फिजिकल प्रोसेस? क्या सोडियम क्लोराइड के जो एलिमेंट्स हैं यानी सोडियम और क्लोरीन, इनको हम फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं? द आंसर इज नो, सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि सोडियम क्लोराइड कंपाउंड है, ये कोई मिक्सचर नहीं है कि फिजिकल प्रोसेस से आप सेपरेट कर सको। जैसे फिल्ट्रेशन कर दिया, इवेपरेशन कर दिया, डिस्टिलेशन हो गया, मैग्नेट के यूज करके सेपरेट करना, ये फिजिकल मेथड हो गए। तिरछा करके कोई चीज गिरा लेना, अलग कर लेना, डिकेंटेशन, सीविंग यानी छान लेना, ठीक है, ये सारे आपके फिजिकल प्रोसेस हो गए, तो इससे आप सेपरेट नहीं कर सकते। लेट अस नाउ एक्सप्लोर इफ वी कैन सेपरेट एलिमेंट्स इन शुगर। चलिए पता लगाते हैं क्या शुगर के अंदर जो एलिमेंट है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। एक्टिविटी 8.4 लेट अस एक्सपेरिमेंट। यहाँ सेफ्टी की बात कर रहा है, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है टीचर की प्रेजेंस में। 1 चम्मच चीनी आपको बॉइलिंग ट्यूब में ले लेना है,
धीरे धीरे उसको हीट करो, आपको क्या ऑब्जर्व होगा। अब जैसे जैसे आप हीट करोगे शुगर को, वो ब्राउन होने लगेगी, यानी उसका कलर ब्राउन होने लगेगा। लेटर इट बिगिंस टू चार, बाद में वो चार हो जाएगी, यानी वो ब्लैकिश हो जाएगी, काले रंग की हो जाएगी शुगर। यू विल फाइंड स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इनसाइड बॉइलिंग ट्यूब नियर इट्स ओपन एंड। तो उसका जो ओपन एंड है, ऊपर खुला वाला हिस्सा है, उसके आसपास वाटर की ड्रॉपलेट्स आपको देखने को मिलेगी। अब सवाल यह कि ये जो वाटर है वो आया कहां से? क्या वो ड्राई शुगर के अंदर था, जो सूखी हमने चीनी ली थी उसी के अंदर था, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये जो वाटर है वो कंडेंसेशन से आया हो, जो वाटर वेपर हमारे एयर में प्रेजेंट है वहां से कंडेंस होकर आ गया हो। सिंस वी आर हीटिंग द ट्यूब, द वाटर मस्ट हैव कम फ्रॉम ड्राई शुगर एंड नॉट फ्रॉम एयर। अब हम ट्यूब को हीट कर रहे हैं और कंडेंस करने के लिए तो हमको कूल करना पड़ेगा ना भाई। वाटर वेपर जो हमारे एयर में प्रेजेंट है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, वाटर के फॉर्म में ले आना है, तो उसको कूल करना पड़ेगा। यहां तो हम हीट कर रहे हैं, तो वाटर वेपर वाटर में कैसे कन्वर्ट होगा? इसका मतलब ये जो वाटर है वो वाटर वेपर नहीं हो सकता, क्योंकि कूल तो हम नहीं कर रहे हैं, हम तो हीट कर रहे हैं। तो दूसरा ऑप्शन यही है कि भैया वो जो वाटर है वो शुगर के अंदर से आया होगा, जो सूखी चीनी हमने ली थी उसके अंदर रहा होगा। कैन यू प्रिडिक्ट वॉट इज लेफ्ट बिहाइंड? क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो कि जब शुगर बर्न कर जाएगी तो फिर क्या बचेगा वहां पर? तो वहां बचेगा चारकोल, जो कि कार्बन है, इज लेफ्ट बिहाइंड इन बॉइलिंग ट्यूब। हीट करते रहो, करते 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 क्या होगा, उस ड्राई शुगर के अंदर से जो वाटर है वो निकल जाएगा, ऊपर की तरफ आपको देखने को भी मिलेगा ट्यूब में। तो वाटर उसका निकल जाएगा, तो अब क्या बच जाएगा? चारकोल, जो कि कार्बन है, यानी कार्बन बच जाएगा। तो इस तरीके से शुगर के अंदर प्रेजेंट जो कार्बन और वाटर है वो सेपरेट हो गए हीट करने की वजह से। यू कैन स्कूप इट आउट इन अ वॉच ग्लास। उसको स्कूप आउट कर दो, खुरिच के अंदर से निकाल लो और वॉच ग्लास में कलेक्ट कर लो और एक्सप्लोर करो, देखो क्या वो बर्न करता है कोल की तरह, कोयले की तरह क्या जल रहा है। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, ये कार्बन है और ये काफ़ी अच्छे से यहाँ स्टिक कर गया। इसको मैंने काफ़ी कोशिश की निकालने के लिए, ये निकला नहीं। थोड़ा ज़्यादा हीटिंग हो गई जिसकी वजह से जो बॉइलिंग ट्यूब है वो भी खराब हो चुका है। तो इसको बर्न करके मैं आपको नहीं दिखा सकता, बट ये कार्बन है, अगर इसको निकाल के बर्न किया जाएगा तो बर्न हो जाएगा। शुगर डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग एंड गिव्स कार्बन एंड वाटर। जब शुगर को हम हीट करते हैं वो डिकम्पोज हो जाती है। डिकम्पोज होने का मतलब ये होता है कि जैसे कोई एक चीज़ है वो दो या दो ज़्यादा चीज़ों में ब्रेक हो जाए, वही होता है डिकम्पोजिशन। तो शुगर डिकम्पोज हो जाती है हीट करने पे और कार्बन और वाटर उसमें अलग अलग हो जाते हैं। एज यू नो, वाटर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब आप जानते हो कि जो वाटर है उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। हैंस शुगर कैन नॉट बी एन एलिमेंट। इसीलिए जो शुगर है वो एलिमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि शुगर के अंदर वाटर प्रेजेंट है। अब वाटर खुद ही एलिमेंट नहीं है तो शुगर कहाँ से एलिमेंट हो जाएगा? यानी शुगर के अंदर वाटर प्रेजेंट है, मतलब शुगर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है ही है, बल्कि कार्बन भी प्रेजेंट होता है। तो ये तीन तरीके के आपको एटम्स देखने को मिलेंगे, तो एक ही जैसे एटम नहीं है ना, तो ये एलिमेंट नहीं है। इट कैन बी स्टेटेड दैट शुगर इज अ केमिकल कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब शुगर जो है केमिकल कंपाउंड है, क्योंकि इसके अंदर जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये होता है। और इसको फिजिकल प्रोसेस से हमने सेपरेट भी नहीं किया, प्रॉपर हीट किया। हीट करने की वजह से उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुई, उस केमिकल रिएक्शन की वजह से ये चीजें अलग अलग हो पाई, यानी वाटर अलग हो गया और कार्बन अलग हो गया। लेट अस एक्सप्लोर मोर अबाउट कंपाउंड्स। चलिए कंपाउंड्स के बारे में और एक्सप्लोर करते हैं और चीजें जानते हैं। एक्टिविटी 8.5, लेट अस एक्सपेरिमेंट। डिमॉन्स्ट्रेशन एक्टिविटी। सेफ्टी फर्स्ट। दिस एक्टिविटी में बी डिमॉन्स्ट्रेटेड अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर। इट में बी परफॉर्म इन अ फ्यूम हुड और अ वेल वेंटिलेटेड एरिया। तो खुले एरिया के अंदर इस एक्टिविटी को करना है, यहां से जो गैसेज निकले उसको इनहेल नहीं करना है। टेक 5.6 ग्राम्स ऑफ आयरन फाइलिंग्स एंड 3.2 ग्राम्स ऑफ सल्फर पाउडर ऑन अ वॉच ग्लास। अब देखो मेरे पास जो वेइंग मशीन है उसमें 1 ग्राम से छोटी वैल्यू मेजर नहीं हो सकती, यानी 1 ग्राम मेजर होगा, 0.6 ग्राम, 0.2 ग्राम ये मेजर नहीं होगा। तो मैं इसी रेशियो को मेंटेन रखते हुए, यानी जिस रेशियो में यहां पर आयरन और सल्फर को लेने को कहा है उसी रेशियो के हिसाब से एक होल नंबर वैल्यू ले लेता हूं, तो वो बनेगा 7:4। यानी यहां पर मैं आयरन फाइलिंग्स को 7 ग्राम ले रहा हूं और सल्फर पाउडर को 4 ग्राम ले रहा हूं। तो 7 और 4 का वही रेशियो है जो 5.6 और 3.2 का है, क्योंकि इससे हमको कंपाउंड बनाना है और कंपाउंड के अंदर रेशियो फिक्स होता है। अगर सिंपल मिक्सचर होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, चाहे जितना ले लो, किसी को भी कम ज्यादा कर लो। अगर कोई चीज डिजायर्ड रेशियो से कम ज्यादा होगी तो वो एक्स्ट्रा बच जाएगी, सिर्फ उसी प्रॉपर रेशियो के अंदर ही रिएक्शन हो पाएगा। ऑब्जर्व देम केयरफुली। तो ये मैंने 7 ग्राम आयरन फाइलिंग्स और 4 ग्राम सल्फर पाउडर ले लिया है। अब इन दोनों को ऑब्जर्व करो ध्यान से। बेसिक डिफरेंस जो आपको यहां से ऑब्जर्व होगा वो कलर का है। आयरन फाइलिंग्स आपको ब्लैक कलर की या डार्क ग्रे कलर की ऑब्जर्व होंगी
वही जो सल्फर पाउडर है वो आपको येलो कलर का ऑब्जर्व हो रहा है। मिक्स देम थॉरली इन अ वॉच ग्लास, लेबल दिस मिक्सचर एज सैंपल ए। तो ये मैंने सल्फर पाउडर को आयरन फिलिंग्स वाले पेट्री डिश के अंदर डाल दिया है और ग्लास रॉड की मदद से मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेता हूं। तो ये जो मिक्सचर बन के तैयार हुआ इसको हम कह रहे हैं सैंपल ए। अब इस सैंपल ए को केयरफुली ऑब्जर्व करो। इज दिस अ यूनिफॉर्म और अ नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर? क्या ये यूनिफॉर्म मिक्सचर है या फिर नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आयरन फाइलिंग्स और जो सल्फर पाउडर है वो मिक्स तो है लेकिन प्रॉपर तरीके से मिक्स नहीं है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। कहीं पर कोई चीज कम लग रही होगी, कहीं पर कोई चीज ज्यादा लग रही होगी। जैसे इधर के रीजन में आप देखो तो आपको आयरन फाइलिंग्स ज्यादा दिख रही होंगी, वहीं इस तरफ इस रीजन के अंदर देखो तो यहां आपको सल्फर पाउडर ज्यादा दिख रहा होगा। तो जो येलो और ब्लैक कलर है वो प्रॉपर एकदम मिक्स नहीं हुआ है। टेक्सचर इसकी जो बनावट है यूनिफॉर्म नहीं है। तो ये जो मिक्सचर बना है वो कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है। कैन यू स्टिल ऑब्जर्व बोथ आयरन एंड सल्फर एज सेपरेट सब्सटेंसेस? इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि नॉन यूनिफॉर्म में हम जो मिक्सचर के कंपोनेंट है उसको अलग अलग देख पाते हैं और यहां पर आयरन और सल्फर को हम अलग अलग देख पा रहे हैं। जो येलो वाला पार्ट है वो सल्फर है, जो ब्लैक वाला है वो आयरन है। तो अलग अलग दिख रहा है कि नहीं? टेक हाफ ऑफ सैंपल ए इन चाइना डिश एंड जेंटली हीट इट। अब सैंपल ए का आधा जो पोर्शन है उसको आपको चाइना डिश में ले लेना है और धीरे धीरे हीट करो विद कॉन्टिन्यूअस स्टीयरिंग अंटिल अ ब्लैक मास इज ऑब्जर्व्ड। और कॉन्टिन्यूअस स्टीयर करते रहो, मिक्सिंग करते रहो जब तक कि एक ब्लैक मास आपको ऑब्जर्व ना हो, काले कलर की कोई चीज ऑब्जर्व ना हो। तो चलो कर लेते हैं। तो यहां देख सकते हो इस चाइना डिश वाले सैंपल को मैंने फ्लेम पे रख दिया है और इसको मैं कॉन्टिन्यूअसली स्टीयर भी कर रहा हूं। तो ये धीरे धीरे जो येलो और ब्लैक का मिक्सचर था अब वो टोटल ब्लैक होता जा रहा है। थोड़ी देर इसी तरीके से आप करोगे तो पूरा का पूरा जो सैंपल है वो हमारा ब्लैक कलर का हो जाएगा। एक ब्लैक कलर का मास आपको ऑब्जर्व होगा, कोई चीज ऑब्जर्व होगी। लेट द कंटेंट ऑफ द चाइना डिश कूल। अब थोड़ी देर वेट कर लो जब तक कि वो जो कंटेंट है ठंडा हो जाए। प्लेस दिस ब्लैक मास इन मोर्टार एंड ग्राइंड इट विद द हेल्प ऑफ पिस्टल। अब इसको ग्राइंड कर लो, पीस लो। नाउ पुट इट ऑन अनदर वॉच ग्लास एंड लेबल इट एज सैंपल बी। अब ये जो हमारा बन के तैयार हुआ है इसको किसी दूसरे वॉच ग्लास पे कलेक्ट कर लो और इसका नाम दे दो सैंपल बी। तो अब आपके पास दो सैंपल्स हैं, सैंपल ए और सैंपल बी। जैसा कि आपको फिगर 8.16 ए और बी में दिया है। ए वाला ये है जहां पर हमने ये मिक्सचर बनाया था और बी वाले में यही जो मिक्सचर था उसको हमने जस्ट हीट कर दिया। तो हीट कर दिया तो ये ब्लैक कलर की कोई चीज हमको मिल रही है। कंपेयर बोथ द सैंपल ए एंड बी, स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब ए और बी को कंपेयर करो, दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? देखो दोनों का जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो सेम है। सैंपल ए के अंदर आयरन और सल्फर मिक्स है। अब इसी सैंपल ए का हाफ पोर्शन हमने चाइना डिश में लेके हीट कर दिया। बाहर से हमने कुछ नहीं डाला, ना कोई चीज इसमें से रिमूव करी, मतलब वही आयरन और सल्फर ही है, बस उसको हमने हीट कर दिया। तो हीट किया तो हमको सैंपल बी मिल रहा है। तो स्टेप 1 है अपीयरेंस, यानी दोनों सैंपल आपको देखने में कैसा लग रहा है। कंपेयर द अपीयरेंस ऑफ सैंपल ए एंड सैंपल बी लाइक कलर एंड टेक्सचर। ए और बी का जो कलर है उसको जरा देखो, टेक्सचर देखो यानी बनावट कैसी है। टेक्सचर में बेसिकली देखते हैं कि वो टेक्सचर यूनिफॉर्म है, यानी जैसा दिख रहा है वो बराबर से हर जगह वैसा ही दिख रहा है, या फिर कहीं पर कुछ दिख रहा है कहीं पर कुछ और दिख रहा है। तो सैंपल ए की अगर हम कलर की बात कर लें तो येलो और ब्लैक दोनों ही कलर हमको देखने को मिल रहा है। अब मिक्सचर ऑफ येलो एंड ब्लैक ये कलर आप कह सकते हो। टेक्सचर की बात कर ले, बनावट यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं पर येलो कलर ज्यादा दिख रहा होगा, कहीं पर ब्लैक ज्यादा दिख रहा होगा। वहीं बी वाले सैंपल की बात कर ले तो इसका कलर है ब्लैक और यहां टेक्सचर है यूनिफॉर्म, यानी बराबर से पूरा हर जगह ब्लैक ही है, कहीं पर कुछ कम ज्यादा नहीं है। स्टेप 2 मैग्नेट टेस्ट। टेक अ मैग्नेट एंड मूव इट ओवर सैंपल ए एंड बी वन बाई वन। अब एक मैग्नेट लो, उसको सैंपल ए के ऊपर मूव कराओ तो आप देखोगे सैंपल ए के अंदर जो आयरन फाइलिंग्स है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी और इस तरह से आप उन दोनों को सेपरेट भी कर सकते हो। यानी जो सैंपल ए है उसको फिजिकल प्रोसेस से हम सेपरेट कर सकते हैं। उस सैंपल के ऊपर मैग्नेट को मूव कराओ और जो आयरन फाइलिंग्स है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी। अब यही चीज सैंपल बी के साथ करो तो सैंपल बी के करीब अगर मैग्नेट ले जाओगे तो वहां कोई भी अट्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सैंपल बी के अंदर कंपाउंड बन चुका है। आयरन और सल्फर रिएक्ट कर चुके हैं। जब हमने आयरन और सल्फर के मिक्सचर को हीट किया था तो वो दोनों आपस में रिएक्ट कर गए और रिएक्ट करके कुछ और चीज बना ली, और रिएक्ट करके जो चीज बनी उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग थी। आप ये नहीं कह सकते कि ये तो आयरन से बना है तो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा है। भाई अब चीज बदल चुकी है। हाँ ये बात सही है, जो चीज अब मिलेगी वो आयरन और सल्फर से ही मिलके बनी है, लेकिन आयरन और सल्फर आपस में रिएक्ट कर चुके हैं। अब कोई नई चीज बना दी, उसकी बिल्कुल ही नई प्रॉपर्टी होगी। इसीलिए जो सैंपल बी है
वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। तो यहां से आप मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस समझ पा रहे हो। सैंपल ए के अंदर भी आयरन और सल्फर है, बी के अंदर भी आयरन और सल्फर है। ए के अंदर आयरन और सल्फर जस्ट मिक्सचर के फॉर्म में है, तो वो अपनी अपनी प्रॉपर्टी वैसे ही रखे हैं, उनका कलर भी वैसा ही है। और मैग्नेट करीब ले जाओगे तो आयरन फाइलिंग्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी। लेकिन सैंपल बी के अंदर आयरन और सल्फर जस्ट मिक्सचर नहीं है, इनके पार्टिकल्स आपस में मिलके एक नई चीज बना लिए हैं, तब इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। स्टेप 3 गैस टेस्ट। अब यहां पर सेफ्टी फर्स्ट की बात कर रहा है। बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल ए इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सैंपल ए का थोड़ा सा अमाउंट आप एक टेस्ट ट्यूब में ले लो और कुछ ड्रॉप्स डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डाल दो। अब देखो मेरे पास डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो बजट मैंने बनाया था वो ऑलरेडी एक्सीड कर चुका है और वीडियो पे इतने व्यूज भी नहीं आ रहे हैं कि हाँ चलो वीडियो बन जाएगी तो अर्निंग हो जाएगी। हाँ, आपका सपोर्ट रहा, आप वीडियोस को शेयर करोगे और अच्छे व्यूज आएंगे तो अच्छी अर्निंग होगी, तो फिर और अच्छे से और डिटेल वे में मैं एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाऊंगा। लेकिन अभी के लिए आई एम वेरी सॉरी, लेकिन एक्सप्लेन मैं आपको कर देता हूं। तो सैंपल ए को टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने लिया और थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपको क्या ऑब्जर्व होगा? तो सैंपल ए के अंदर आयरन और सल्फर का मिक्सचर है। जब इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम डालेंगे तो होगा ये कि जो आयरन है सैंपल ए का, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्ट करके बनाएगा आयरन क्लोराइड, जो कि ग्रीनिश कलर का होता है। यानी जब सैंपल ए के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप डालोगे तो वो जो पूरा मिक्सचर है, पूरा सोल्यूशन है, वो ग्रीनिश आपको देखने को मिलेगा, हल्का ग्रीन कलर का हो जाएगा। आयरन क्लोराइड के साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी बनेगी। इसको आप बबल्स के फॉर्म में देख सकते हो, बहुत ढेर सारे अमाउंट में बबल्स बनने लगेंगे और गैस ऊपर की तरफ जाने लगेगी। अब कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस ही है? तो वो जो बबल्स बन रहे हैं और गैस ऊपर की तरफ जा रही है, उसके करीब अगर बर्निंग कैंडल को ले जाओगे तो पॉप साउंड आपको सुनाई पड़ेगा। वैसे ही जैसा हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में किया था, वहां पर भी जब पॉप साउंड आया तो कंफर्म हो गया कि ये हाइड्रोजन गैस है। यहां पर भी पॉप साउंड आएगा तो कंफर्म हो जाएगा कि ये हाइड्रोजन गैस है। तो आयरन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन जो सल्फर है वो रिएक्ट नहीं करेगा। यही खास बात होती है मिक्सचर की, कि मिक्सचर के जो कंपोनेंट है वो अपना आजाद होते हैं। सल्फर कहेगा आयरन से तुम रिएक्ट करो, हमको नहीं करना है, हम तो वैसे ही रहेंगे। इसीलिए एसिड डालने के बाद आप देखोगे वो जो सोल्यूशन है वो तो ग्रीनिश कलर का हो गया, लेकिन बीच बीच में आपको सल्फर के पार्टिकल्स भी दिखेंगे। येलो कलर का आपको वहां पर दिखेगा, वो ऐसे फ्लोट करते रहेंगे और थोड़ी देर ऐसे रख दोगे तो वो सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। तो वहां से पता चला कि सल्फर तो रिएक्ट करा ही नहीं, सिर्फ आयरन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करके आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाए। इस हाइड्रोजन गैस को हमने कैसे टेस्ट किया? बर्निंग कैंडल को इसके करीब ले आके। तो क्या ऑब्जर्व होगा वो सारा मैंने आपको बता दिया। जेंटली स्मेल द इवॉल्व गैस बाय वैफ्टिंग इट टुवर्ड्स योर नोज। अब जो गैस इवॉल्व हो रही है उसको आप स्मेल करो। स्मेल करने का तरीका क्या है? डायरेक्ट टेस्ट ट्यूब अपने नाक के पास नहीं ले जाना है, वरना काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ गैस आपकी नोज के अंदर चली जाएगी। किसी भी एक्सपेरिमेंट में अगर गैस को आपको स्मेल करना है तो उसका तरीका ये होता है कि उस टेस्ट ट्यूब का, जैसे मान लो टेस्ट ट्यूब है, उसको थोड़ी दूरी पे रखो। यहाँ जैसे फिगर बनी भी है, करेक्ट वे टू वैफ्ट द फ्यूम्स ऑफ एन इवॉल्व्ड गैस। तो देखो थोड़ा दूरी पे टेस्ट ट्यूब इसने रखा है और हाथ से ऐसे हिट करके अपने नोज की तरफ थोड़े से धुएं को ले आ रही है, क्योंकि टेस्ट ट्यूब दूरी पे है, जो गैस है ऊपर की तरफ जाएगी। अगर हाथ से थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो कुछ धुआं इधर भी आ जाएगा। हमको तो बस हल्का सा आइडिया लेना है कि क्या महक है। तो यहां पर कोई भी स्मेल आपको ऑब्जर्व नहीं होगी। तो यहां पर आपको कोई भी स्मेल ऑब्जर्व नहीं होगी। यहां देखो सेफ्टी की बात कर रहा है, नेवर स्मेल एनीथिंग डायरेक्टली। किसी भी चीज को डायरेक्टली आपको स्मेल नहीं करना है। टेस्ट द इवॉल्व्ड गैस बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग स्प्लिंटर और अ लाइटेड कैंडल नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो सैंपल ए जो हमारा था, जिसके अंदर हमने एसिड डाल दिया, अब उसके करीब बर्निंग कैंडल ले आएंगे तो पॉप साउंड हमको सुनाई पड़ेगी। वहां से कंफर्म हो जाएगी ये तो हाइड्रोजन गैस है, और हाइड्रोजन गैस की कोई महक नहीं होती। इसीलिए आप जब उस गैस को सूंघोगे तो कोई महक आपको फील नहीं होगी। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या ऑब्जर्व होगा? तो जब बर्निंग कैंडल को आप टेस्ट ट्यूब के माउथ के करीब ले आओगे तो पॉप साउंड सुनने को मिलेगा। रिपीट द अबव स्टेप्स इन सैंपल बी एज वेल। अब सैंपल बी के साथ भी यही काम आपको करना है। सैंपल बी में क्या था? वही जो हमने आयरन और सल्फर लिया था उसको हीट कर दिया, तो हीट करके एक ब्लैक कलर का कोई चीज बन गया। तो वो ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस है, यानी हमारा जो सैंपल बी है, उसमें बेसिकली है आयरन सल्फाइड। अब वो सिंपल आयरन और सल्फर का मिक्सचर नहीं रह गया, एक नई चीज बन गई जिसको हम आयरन सल्फाइड कहते हैं। इसके नाम में भी आयरन आपको दिख रहा है, लेकिन इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती, क्योंकि आयरन एक अलग चीज है, आयरन सल्फाइड अलग चीज है। अभी जो आयरन सल्फाइड है, इसमें जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे
तो ये जो पूरा का पूरा आयरन सल्फाइड है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि आयरन सल्फाइड अब पूरा एक यूनिट बन चुका है, एक सिंगल सब्सटेंस है। अगर रिएक्ट करेगा तो पूरा करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। आयरन सल्फाइड के अंदर ऐसा नहीं कि आयरन कुछ चाह रहा है सल्फाइड कुछ चाह रहा है, जैसे आयरन और सल्फर के मिक्सचर में था कि वो दोनों अलग अलग थे, तो अपना डिसाइड के लिए सल्फर ने कहा कि हमको नहीं रिएक्ट करना, आयरन ने कहा हमको करना है। लेकिन अब आयरन सल्फाइड बन चुका है, अब अगर इसको रिएक्ट करना है तो करेगा, अदरवाइज पूरा का पूरा नहीं करेगा। तो ये रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट तो वही बनेगा, आयरन क्लोराइड। और आयरन क्लोराइड आपका हल्का ग्रीन कलर का होता है। साथ ही में इस बार जो गैस बनेगी वो हाइड्रोजन गैस नहीं है, बल्कि बनेगी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। अब देखो सैंपल ए वाले केस में आयरन क्लोराइड बन रहा था, ग्रीनिश सोल्यूशन था, लेकिन क्योंकि सल्फर रिएक्ट नहीं कर रहा था, सल्फर भी उसी के अंदर प्रेजेंट था, तो येलो कलर भी आपको ऑब्जर्व हो रहा था। तो ग्रीन और येलो का एक मिक्सचर जैसा आपको दिख रहा था, यानी ग्रीन कलर का सोल्यूशन, उसमें येलो पार्टिकल्स फ्लोट करते हुए दिखेंगे। वहीं सैंपल बी के अंदर आयरन सल्फाइड पूरा का पूरा रिएक्ट कर गया, कुछ सल्फर वगैरह कुछ बचा नहीं है, तो ये प्रॉपर आपको लाइट ग्रीन कलर देखने को मिलेगा। यहां भी आपको बबल्स बनते हुए दिखेंगे। ये बबल्स किसके हैं? वही हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के हैं। अब इस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को आप स्मेल करोगे ना, तो आपको रॉटन एग जैसी महक आएगी, जैसे सड़ा हुआ अंडा हो उसकी महक आएगी। तो यहां पर स्मेल आ रही है, और कैसी स्मेल आ रही है ये भी आपको याद रखना है कि रॉटन एग जैसी स्मेल। अगर बर्निंग कैंडल को इसके करीब ले आओगे तो जो फ्लेम है वो थोड़ी सी ब्लू हो जाएगी, बिकॉज जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है वो बर्न करता है विद ब्लू फ्लेम। तो जो भी ऑब्जर्वेशन है आपको यहां पर टेबल के अंदर लिखना था, तो सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब जल्दी से फिल कर लेते हैं। टेबल 8.2 कंपैरिजन ऑफ सैंपल ए एंड बी। तो पहली चीज आपको बतानी है अपीयरेंस। अपीयरेंस में भी कलर कैसा होगा सैंपल ए और सैंपल बी। तो सैंपल ए के अंदर दोनों ही कलर हमको देखने को मिल रहा है, सल्फर का येलो और आयरन फाइलिंग्स का ब्लैक या डार्क ग्रे कह सकते हो। चलो ब्लैक ही लिख देते हैं, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल ब्लैक ही ऑब्जर्व हुआ, येलो एंड ब्लैक। वही जो सैंपल ए के कुछ पोर्शन को हमने हीट किया तो एक ब्लैक कलर का मास ऑब्जर्व हुआ, यानी सैंपल बी का जो कलर है वो तो प्योरली ब्लैक ही है। टेक्सचर की बात कर ले, यानी बनावट कैसे देखने को मिल रहा है, तो यहां पर प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हुई थी, यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं बनना है, तो टेक्सचर आपको यूनिफॉर्म नहीं दिखेगा, यानी एक ही जैसा सब जगह आपको नहीं दिखेगा। कहीं पर थोड़ा सा येलो ज्यादा दिखेगा, कहीं पर थोड़ा सा ब्लैक ज्यादा दिखेगा। वो डिपेंड करेगा कौन सा सब्सटेंस किस जगह पर ज्यादा प्रेजेंट है, क्योंकि मिक्सचर यूनिफॉर्म नहीं है तो टेक्सचर भी यूनिफॉर्म नहीं होगा। लेकिन सैंपल बी जो है वो पूरा का पूरा ब्लैक है, देखने में बिल्कुल एक जैसा आपको लगेगा, तो यहां पर जो टेक्सचर है वो यूनिफॉर्म है। मैग्नेट टेस्ट की बात कर लें, सैंपल ए में जो मैग्नेट टेस्ट किया था हमने, तो उसमें ये देखा था कि सैंपल ए के अंदर जो आयरन है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो गया, आयरन फाइलिंग्स गेट अट्रैक्टेड। लेकिन सैंपल बी जो है वो अट्रैक्ट नहीं हो रहा था मैग्नेट की तरफ, नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, या आप सिंपल लिख सकते हो नॉन मैग्नेटिक। हाँ, तो गैस टेस्ट की बात कर लें, सैंपल ए के अंदर जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो वहां से जो गैस निकली उसको हमने सूंघा, कोई महक ही नहीं आई। तो ऑर्डर की बात कर ले तो नो स्मेल। वहीं सैंपल बी के अंदर जब डाला तो सड़े हुए अंडे की रॉटन एग जैसी महक आई, रॉटन एग लाइक स्मेल। फिर बर्निंग की बात कर ले तो सैंपल ए के अंदर जब एसिड डाला था हमने तो वहां से हाइड्रोजन गैस निकली, और ये कैसे बर्न करती है? बर्न्स विद पॉप साउंड। वहीं सैंपल बी के अंदर जो गैस है बर्न्स विद ब्लू फ्लेम। सम डिस्कशन पॉइंट्स। अब देखो जो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की ना, वही चीज यहां पर पॉइंट वाइज दी है, तो एक तरह से पूरी जो एक्टिविटी है उसको यहां से आप समझ सकते हो, क्योंकि पूरा समराइज करके दिया है कि क्या क्या चीजें हमको ऑब्जर्व होगी। और यहां से क्वेश्चन भी बन सकता है, डू सैंपल ए एंड सैंपल बी लुक द सेम? क्या दोनों सैंपल एक जैसे दिख रहे हैं? द आंसर इज नो। विच सैंपल एग्जिबिट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तो सैंपल ए के अंदर है। कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ सैंपल ए एंड बी? तो सैंपल ए का हाँ सेपरेट कर सकते हैं, मैग्नेट करीब ले जाओ तो जो आयरन फाइलिंग्स हैं वो अट्रैक्ट हो जाएंगी, तो आयरन अलग हो गया, सल्फर अलग हो गया। तो ए के केस में यस और बी के केस में नो, क्योंकि बी के अंदर एक नई चीज बन चुकी है, आयरन सल्फाइड। वो एक कंपाउंड है, उसकी अपनी अलग प्रॉपर्टी है, उसमें से आयरन और सल्फर को आप अलग नहीं कर सकते। और एडिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डू गैसेस इवॉल्व इन बोथ सैंपल ए एंड बी? दोनों ही केस में हमने देखा था कि गैस इवॉल्व हुई एसिड डालने पे। इन बोथ केसेस डू द गैसेस स्मेल द सेम और डिफरेंट? दोनों केस में जो स्मेल है वो डिफरेंट थी, तो ये डिफरेंट में मैं सर्किल कर दे रहा हूं, क्योंकि सैंपल ए के अंदर जो गैस निकली उसकी तो कोई महक ही नहीं आई, और सैंपल बी के अंदर रॉटन एग जैसी सड़े हुए अंडे की महक आई। ऑल्सो कैटेगराइज द सब्सटेंसेस यूज्ड इन द एक्टिविटी इनटू मिक्सचर्स, कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स। अब इस एक्टिविटी में जो सब्सटेंसेस यूज किए गए उसको आप कैटेगराइज करो कि कौन सा मिक्सचर है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा एलिमेंट है। तो सबसे पहले अगर हम एलिमेंट्स की बात कर लें तो एलिमेंट्स आपके आयरन हो गया, सल्फर हो गया, ये दो चीजें हमने ली थी, आयरन फाइलिंग, सल्फर पाउडर।
फिर मिक्सचर की बात कर ले तो हमारा जो सैंपल ए है वो मिक्सचर है, क्योंकि उसके अंदर आयरन और सल्फर को हमने मिक्स किया तो मिक्सचर बन जाएगा। तो बस ये एक मिक्सचर है। कंपाउंड्स की बात कर ले तो आयरन और सल्फर को मिक्स करके जब हमने हीट किया तो आयरन और सल्फर रिएक्ट कर गए और रिएक्ट करके बना दिया आयरन सल्फाइड। तो जो सैंपल बी है ये आप कह सकते हो आयरन सल्फाइड। तो सैंपल बी ब्रैकेट में आयरन सल्फाइड लिख सकते हो या सिंपल सैंपल बी लिख सकते हो। वैसे सैंपल बी ना लिखना, आयरन सल्फाइड ही लिख देना अगर एक ही लिखना है, नहीं तो सैंपल बी ब्रैकेट के अंदर आयरन सल्फाइड ये कंपाउंड है। और जो हमने एसिड डाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एक कंपाउंड है। तो एक कंपाउंड आयरन सल्फाइड, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहां पर सिंपल उन सब्सटेंसेस की बात कर रहा है जिसको एक्टिविटी में हमने यूज किया है। वैसे अगर देखा जाए कि क्या चीजें हमको ऑब्टेन भी हुई तो और भी चीजें लिख सकते हैं। जैसे सैंपल ए के अंदर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब डाला तो वहां से हाइड्रोजन गैस निकली। ये जो हाइड्रोजन गैस है वो एलिमेंट है और जो आयरन क्लोराइड बना वो कंपाउंड है। इसी तरह से सैंपल बी के अंदर जब एसिड डाला तो वहां से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकली। ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ये कंपाउंड है। तो यहां पर हमको सिर्फ जो यूज किया है हमने उसकी बात करा है, तो इसीलिए मैंने ये लिखा दिया। बाकी एडिशनल नॉलेज के लिए मैं आपको थोड़ा ये भी बता देता हूं कि जो एक्टिविटी में हमको कुछ और चीजें ऑब्टेन हो रही हैं उसमें कंपाउंड्स में आयरन क्लोराइड मिलेगा आपको और सैंपल बी वाले में आपको जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिलेगी वो भी कंपाउंड है। फिर प्रोडक्ट में हमको एलिमेंट भी मिलेगा। सैंपल ए के केस में जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है वो जो हाइड्रोजन है वो एलिमेंट है, क्योंकि सिंपल हाइड्रोजन ही है। और कंपाउंड के अंदर दो चीजें आपको दिख रही होंगी, जैसे आयरन क्लोराइड तो आयरन और क्लोरीन मिला हुआ है, हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन और सल्फर मिला हुआ है। तो अब एक एक करके दोनों सैंपल की बात कर लेते हैं। सैंपल ए, वी कैन से दैट सैंपल ए इज अ मिक्सचर ऑफ टू एलिमेंट्स आयरन एंड सल्फर। इट्स components retain their properties and their black and yellow color particles can be seen। सैंपल ए क्या है? मिक्सचर है आयरन और सल्फर का है। इसके जो कंपोनेंट्स यानी आयरन और सल्फर वो अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन रखते हैं। आयरन कहेगा मैग्नेट आएगा तो हम अट्रैक्ट करेंगे, सल्फर कहेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हम रिएक्ट नहीं करेंगे, आयरन कहेगा हम करेंगे। तो सब अपने अपने मस्त हैं। आयरन कहेगा हमको काला रहना है, सल्फर कहेगा हमको पीला रहना है। तो ब्लैक और येलो कलर भी आप देख सकते हो। अब सैंपल ए के करीब अगर आप मैग्नेट ले जाओगे तो जो आयरन फाइलिंग्स है वो अट्रैक्ट हो जाएंगी मैग्नेट की तरफ और इस तरीके से आयरन और सल्फर को हम सेपरेट कर सकते हैं। यानी थ्रू फिजिकल प्रोसेस हम आयरन और सल्फर को सेपरेट कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये मिक्सचर है। You might have observed that in sample A, iron in the mixture reacts with dilute hydrochloric acid to form iron chloride and hydrogen gas। ये भी मैंने आपको बताया था कि सैंपल ए के अंदर वैसे तो आयरन और सल्फर दोनों है, लेकिन रिएक्ट कौन करेगा? सिर्फ आयरन करेगा। आयरन किसके साथ रिएक्ट करेगा? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। क्या बनाएगा? आयरन क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। ये सारे रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा। ये जो हाइड्रोजन गैस है वो कैसी है? कलरलेस है। आपको कलर नहीं दिखाई पड़ेगा, ना ही इसकी कोई स्मेल है और ये बर्न करती है विद अ पॉप साउंड। द रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अब इस रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो देखो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि हमने आयरन और सल्फर के मिक्सचर में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, तो यहां पर जो रिएक्शन होगी उसको आप एक्सप्रेस करो। कैसे दिखाओगे? तो आप दिखा देना कि भैया आयरन जो है वो रिएक्ट कर जाएगा। रिएक्ट मतलब प्लस के साइन से शो करते हैं कि ये दोनों मिल जाएंगे। तो जो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही होती है उनके बीच में हम प्लस का साइन लगाते हैं। तो आयरन प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये रिएक्ट करेगा। फिर क्या बनेगा? उसके लिए एरो को यूज करते हैं कि भैया ये होगा तो ये मिलेगा। एरो के राइट साइड वाली चीज मिलेगी, आयरन क्लोराइड मिलेगा प्लस यानी साथ ही में हाइड्रोजन गैस मिलेगी। सल्फर ऑन द अदर हैंड इज लेफ्ट एज अ येलो सॉलिड एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। जो सल्फर है वो येलो सॉलिड की तरह से टेस्ट ट्यूब के बॉटम में रह जाएगा। यानी स्टार्टिंग में तो वो फ्लोट करता रहेगा, फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि धीरे धीरे वो सेटल डाउन हो जाएगा। तो टेस्ट ट्यूब में नीचे आपको येलो कलर दिखेगा। दिस शोज दैट सल्फर डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इससे पता चल गया कि भैया तो रिएक्ट नहीं कर रहा, तो नीचे बैठ गया जाके। सैंपल बी की बात कर लें तो यहाँ देखो सैंपल बी की आपको इमेज बनी है, पूरी तरह से एकदम ब्लैक है और यूनिफॉर्म कलर देखने को मिल रहा है। द ब्लैक मास ऑब्टेन्ड इन सैंपल बी इज आयरन सल्फाइड। तो ये क्या है? आयरन सल्फाइड है, नाम इंपॉर्टेंट है। वी ऑब्जर्व दैट टेक्सचर एंड कलर आर सेम थ्रू आउट। इसका टेक्सचर जो है वो सेम है, कलर भी सेम है, यानी एकदम यूनिफॉर्म है, सब जगह एक ही जैसा दिखेगा। इट इज फॉर्म बाई हीटिंग टू एलिमेंट्स। अब जब दो एलिमेंट को हमने हीट किया तब ये बना। वो एलिमेंट कौन से है? आयरन और सल्फर। ये मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि जो नया सब्सटेंस बना है आयरन सल्फाइड उसकी बिल्कुल ही अलग प्रॉपर्टी है और अब इसके अंदर जो आयरन और सल्फर है उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। हेंस वी कैन से दैट अ कंपाउंड हैज बीन फॉर्म्ड। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कंपाउंड बन गया, क्योंकि एकदम नई चीज बन गई, उसकी बिल्कुल नई प्रॉपर्टी है और उसको फिजिकल प्रोसेस के थ्रू सेपरेट भी नहीं कर सकते। तो ये क्या है? कंपाउंड है। कैन यू एक्सप्लेन नाउ व्हाई द मैग्नेट हैज नो इफेक्ट ऑन सैंपल बी? तो क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि मैग्नेट का इफेक्ट क्यों नहीं पड़ रहा सैंपल बी पे?
क्योंकि सैंपल बी है आयरन सल्फाइड, वो जस्ट आयरन नहीं है, एक नया सब्सटेंस है। इसके आंसर में लिख सकते हो बिकॉज सैंपल बी इज आयरन सल्फाइड नॉट अ प्योर आयरन। ऑल्सो सैंपल बी जो कि आयरन सल्फाइड है वो रिएक्ट करेगा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और क्या बनाएगा, आयरन क्लोराइड बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनेगी। ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है ना, ये भी कलरलेस है, दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन रॉटन एग लाइक ऑर्डर है, सड़े हुए अंडे जैसी इसकी महक है। द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, अब इस रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे वो भी आपको दिया है कि जो आयरन सल्फाइड है ना वो प्लस यानी रिएक्ट करेगा किसके साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, क्या बनाएगा, एरो शो करेगा कि हाँ क्या बनेगा, बनेगा आयरन क्लोराइड और साथ ही में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ये बनेगी। तो ये पूरी बात हो गई। अब एक चीज और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि एलिमेंट, मिक्सचर और कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस होता है फिगर के थ्रू। फ्लो चार्ट से मैंने आपको दिखाया था कि मैटर को हम दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं, एक प्योर सब्सटेंस, दूसरा मिक्सचर। मिक्सचर के अंदर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म हो गए, प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हो गए। तो ये देखो मैंने एलिमेंट्स, मिक्सचर और कंपाउंड्स की इमेज बना दी है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन आए ना, तो जैसे एलिमेंट, मिक्सचर, कंपाउंड के बारे में पूछा तो ये फिगर भी बना सकते हो। तो ये ऊपर देखो एक एलिमेंट मैंने लिया है हाइड्रोजन, यहाँ पर सारे हाइड्रोजन के ही एटम है और जैसा कि आपने पढ़ा है कि हाइड्रोजन की जो एटम है वो अलग अलग एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, दो दो का पेयर बना लेते हैं। तो दो हाइड्रोजन एक साथ जुड़ गए, दो हाइड्रोजन एक साथ जुड़ गए, तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर हाइड्रोजन गैस है, जहां पर हाइड्रोजन के एटम दो दो का पेयर बना के हैं। तो इस पूरे में आप देखो एक ही तरीके के एटम है, सारे के सारे हाइड्रोजन के ही एटम है, तो ये क्या होगा, एलिमेंट होगा। इसी तरह नीचे वाला देखो, नीचे का जो स्क्वायर मैंने बनाया है इसके अंदर ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस के एटम को रेड कलर से मैंने शो किया है। तो ऑक्सीजन गैस के भी जो एटम है वो अलग अलग एग्जिस्ट नहीं करते, वो पेयर बना लेंगे तो दो दो का ग्रुप बना लिया। यहां पर भी इस पूरे स्क्वायर के अंदर देखो सारे के सारे रेड वाले ही सर्किल है, यानी सारे के सारे ऑक्सीजन के ही एटम है, तो एक ही तरीके के सब्सटेंस के एटम है, तो ये एलिमेंट हो गए। वही मिक्सचर की बात कर लें तो जैसे हमने एक कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस दोनों को मिक्स कर दिया, तो दोनों के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपना मिक्स रहेंगे, पूरा मिक्सचर बन गया। अब अगर बाहर से कुछ ऑक्सीजन डालना चाहो तो डाल सकते हो, हाइड्रोजन डालना चाहो तो डाल सकते हो, कोई फर्क नहीं, क्योंकि जस्ट ये मिक्सचर है। थर्ड वाली फिगर देखो, ये कंपाउंड है। यहां पर क्या हो रहा है, जो दो हाइड्रोजन के एटम एक साथ जुड़े हुए थे ये पहले तो ब्रेक हुए, अलग हुए। इसी तरह से जो ऑक्सीजन के एटम जुड़े हुए थे ये अलग हुए, और एक ऑक्सीजन का जो एटम है उसके साथ दो तो हाइड्रोजन के एटम आके जुड़ गए। तो पुराना जो कनेक्शन था वो टूटा और एक नया कनेक्शन बन गया, जहां पर अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो एटम है वो आपस में ज्वाइन हो रहे हैं और एक प्रॉपर रेशियो में। ऐसा नहीं कि किसी ऑक्सीजन एटम के साथ 300 हाइड्रोजन जुड़ गए, किसी के साथ एक जुड़ गए, किसी के साथ कोई जुड़ा ही नहीं। प्रॉपर वे में आप यहां देखो कंपाउंड में कि एक ऑक्सीजन का एटम है तो उसके साथ दो ठो व्हाइट वाले हाइड्रोजन के एटम है, इस तरह से करके पूरा एक यूनिट बना। तो ये पूरी एक चीज को हम एक सिंगल पार्टिकल कहेंगे उस कंपाउंड का। बेसिकली ये जो कंपाउंड है वो वाटर है, तो वाटर के पार्टिकल के अंदर क्या होता है, एक ऑक्सीजन का एटम दो हाइड्रोजन के एटम के साथ ज्वाइन रहता है। अब यहां पर एडिशनल आपने हाइड्रोजन ले आया तो अब कोई ऑक्सीजन का एटम खाली नहीं है जिसके साथ जुड़े, तो वो जस्ट यहां पर एक मिक्सचर की तरह ही रहेगा, वो कंपाउंड नहीं बना पाएगा। इसी तरह से कुछ ऑक्सीजन डाल दोगे तो भी वो कंपाउंड नहीं बना पाएगा, क्योंकि कंपाउंड बनाने के लिए उसको हाइड्रोजन के एटम चाहिए। और ऐसा भी नहीं होता कि वो अपने आप से मिक्स हो जाए, रिएक्शन करानी पड़ती है, कुछ सर्टेन कंडीशन है वो देनी पड़ती है। ऐसा नहीं किसी कंटेनर के अंदर आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस को डाला और वो आपस में रिएक्ट करके वाटर बना लिए, ऐसा नहीं होता। किसी भी रिएक्शन को होने के लिए सर्टेन कंडीशन चाहिए होती है। जैसे वही आयरन और सल्फर का मिक्सचर जो है वो अपने आप से रिएक्ट नहीं करा, जब हमने उसको हीट दिया, यानी उसको हीट की रिक्वायरमेंट थी। इसी तरह अलग अलग कंडीशन होती है रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो यहां से थ्रू फिगर भी आप समझ गए होंगे कि एलिमेंट के अंदर सारे के सारे एक ही जैसे एटम आपको देखने को मिलेंगे। मिक्सचर के अंदर अलग अलग सब्सटेंस आपस में मिक्स है, किसी की भी क्वांटिटी को कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन कंपाउंड के अंदर प्रॉपर रेशियो मेंटेन रहता है कि अगर इतने ऑक्सीजन के एटम ले रहे हो तो इतने हाइड्रोजन एटम के लेने पड़ेंगे, तभी ये प्रॉपर कंपाउंड बना पाएगा, वरना जो चीज एक्स्ट्रा होगी वो बच जाएगी, वो कंपाउंड नहीं बना पाएगी। तो एक एनिमेशन भी मैंने बनाया था, यहां पर देखो सोडियम और क्लोरीन के जस्ट एटम को अगर हमने मिक्स कर दिया तो ये अपना अलग अलग टहलते रहेंगे, किसी से कोई मतलब ही नहीं है, घूम रहे हैं। लेकिन अगर यही सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बना लेगा तो उस केस में एक सोडियम का एटम एक क्लोरीन के एटम के साथ जुड़ जाएगा। अब एक जहां जाएगा दूसरा भी वहीं जाएगा। ये यहां पर इस एनिमेशन में देखो, यहां पर देख सकते हो एक सोडियम का एटम दूसरे क्लोरीन के एटम के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये जो पेयर है वो एक साथ घूम रहे हैं इधर उधर। जो सोडियम और क्लोरीन के एटम आपस में कनेक्ट है, एक जहां जाएगा दूसरा भी वहीं जाएगा। तो ये टॉपिक यहां पर आके एंड होता है।
क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।